जन्मदिन विशेष साक्षात्कार में आज मेरे साथ हैं स्थानीय संपादक अनिल नौटियाल जी। आज इनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर इनसे बहुत सारी बात होगी। इनकी शुरुआत कैसे हुई, पत्रकारिता में कैसे आए, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और ये मुंबई का सफ़र, उत्तराखंड से मुंबई का सफ़र इन्होंने किस तरह से तय किया। नमस्कार, मैं हूँ रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आपका समय जन्मदिन विशेष में। आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है अनिल नौटियाल जी। अनिल जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने एक जगह बना रखा है। ये जगह बनाने के लिए आपको बहुत सारे संघर्ष करने पड़े होंगे। आसानी से ये जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। आर्थिक, सामाजिक सारी चीज़ों की समस्याएं होती रहती है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा आपके जन्मदिन की। आपका जन्मदिन आज है। बहुत सारे आपके दर्शकों का, सभी लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। आप इसी तरह से बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे और एक मुकाम हासिल करें। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म देवनागरी उत्तराखंड में हुआ है और वहाँ आपका जन्म कब हुआ, किस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई, प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई और आप किस तरह से जो उत्तराखंड में आपका जीवन यापन था, किस तरह से हुआ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई। आपने मेरे को एक छोटा सा इंटरव्यू लेने की जो बहुत दिनों से आपने कहा था, और आज मेरा जन्मदिन भी है, तो इसलिए जिन जिन लोगों ने भी मुझे बधाई वैसे देना चालू भी किया, फ़ोन भी करते हैं, और सब उन लोगों का आशीर्वाद है आज तक मैं यहाँ आपके सामने आज बैठा हूँ। मेरा उत्तराखंड जो हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मेरा एक गाँव है छोटा सा, पाली पाली नाम है उसका भी। तो वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं हमारी पढ़ाई हुई, वहीं हमारा एक मनसुना एक कॉलेज है, उसमें पढ़ाई किया। उत्तराखंड हमारा जो प्रदेश है वो आर्मी से कनेक्ट है। हमारे यहाँ बस 8वीं भी पास करो तो आर्मी में आप भर्ती हो सकते हैं। तो 8वीं 10वीं 12वीं उस हिसाब से हमारे आर्मी के ज़्यादा लोग हुआ करते थे। अब तो खैर लोग होटल इंडस्ट्री और अलग अलग जाने लगे हैं। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं भी खुद आर्मी के लिए ट्राई किया था। मैंने आर्मी में भर्ती तो हो गया था, लेकिन मुझे फिर लगा कि नेवी भी कोई चीज़, कोई आर्मी है, क्योंकि हमारा गाँव है, बहुत पहाड़ी गाँव है हमारे यहाँ। ये समझ लो कि आप 12 महीना हमको आपको बर्फ़ नज़र आता है। 12 महीना आप ये नहीं बोल सकते कि गर्मी होगी तो बर्फ़ नज़र नहीं आएगी। थोड़ा सा ठंडी रहती है तो आपके दरवाजे पे आ जाती है, अदरवाइज थोड़ा दूर रहती है। तो हम लोग ठंडे इलाके के हैं, पहाड़ी लोग हैं। मुंबई आने से पहले का जो आपका ग्रामीण सफ़र रहा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, कैसे परिवार से आप बिलोंग करते थे। परिवार हमारा बहुत गरीब था, और मतलब ये देख लीजिए, जैसा कि अब हम यहाँ पर लोगों को देखते हैं कि आदिवासी किस प्रकार के लोग रहते हैं, हम लोग जाते हैं जब, तो उसी प्रकार का गांव। और मैं नहीं, हमारे सारे लोग तकरीबन वैसे थे, लेकिन मैं भी उसी प्रकार से था कि पापा भी पहले तो ये प्राइवेट जॉब पे, फिर 2 भाई 2 बहन हम लोग हैं। खेती गांव में खुद ही करना है, गांव में दूध बेच के घर परिवार पालना, सब्जी बेच के घर परिवार पालना, और मेहनत इसी की। सुबह हल लगाओ खेत में, तो हमारा सीढ़ी नुमा खेती होती है, हमारा ट्रैक्टर वैक्टर काम नहीं करता, हमारे बैल जोत के ही खेती होती है। सुबह बैल जोतना, उसके बाद दूध लेके 3 किलोमीटर बाजार जाना, फिर वहाँ 3 किलोमीटर से वापस आना, फिर 4 किलोमीटर स्कूल स्कूल जाना। तो ये तकरीबन हर दिन का हमारा तकरीबन 12-15 किलोमीटर का रनिंग हर दिन होता था। क्योंकि 5वीं में क्या उम्र हो सकती है, अब देखिए 5वीं से मैं जॉब करने लगा था गाँव में। हमारे जैसे कि देवभूमि आपने कहा, मैं केदारनाथ में, हम लोग सभी बच्चे लोग, मुझे अकेला नहीं, कई बच्चे लोग, हम लोग खच्चर चलाते थे। जो बाहर से लोग आते थे तो खच्चर लेके केदारनाथ 14 किलोमीटर चढ़ना, 14 किलोमीटर उतरना, तो डेली का ये फिर ज़्यादा 300 रुपये महीने का मिलता था। लेकिन वो भी सब पूरा दोस्त लोगों का ऐसा ग्रुप था कि लगता नहीं था मैं छोटा काम करूँ कि बड़ा काम करूँ, परिवार के लिए और घर के लिए, अपने लिए सब करते थे। तो एक वो टाइप की स्ट्रगल रहा। उत्तराखंड की कोई एक ऐसी यादी जो कि अब आप मुंबई पहुंच चुके हैं, आप पत्रकारिता में एक नाम कर चुके हैं, कमा चुके हैं, आप इस मकाम पे पहुंचे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की कोई एक ऐसी याद है जो आपको अभी भी याद आती है तो आप सहन उठते हैं, आपकी आंखें नम हो जाती है। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि हम लोग जैसे हमारे गर्मियों की छुट्टी होती थी, 10वीं के बाद या 5वीं के बाद नहीं होती छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी होती थी, तो उसमें 2 महीने में टूरिस्ट चालू हो जाते थे। जब मैं पहली बार केदारनाथ गया था खच्चर चलाने के लिए, तब मेरी उम्र तकरीबन, आप बताओ ना, कि मैं 5वीं पढ़ाई करने के बाद, हमारा बोर्ड होता था 5वीं का, बोर्ड होके मैं गया था फर्स्ट टाइम। पहली बार, थोड़ा दूर भी था गाँव गाँव से। तो माँ को पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन इलाके से कोई गाँव में जाता था तो बोलता था कि तुम्हारा लड़का जो है वो खच्चर चलाता है, 14 किलोमीटर ऊपर जाता है, डेली नीचे आता है। ये सारे संघर्ष जब इंसान देखा हुआ होता है, क्या हुआ होता है, ऐसा इंसान जब किसी क्षेत्र में जाता है तो
वो बड़े दिल से काम करता है, मन लगा के काम करता है, वो दूसरे के लिए काम करता है। और शायद पत्रकारिता के क्षेत्र में अनिल जी ने ये जो मकाम हासिल किया है, जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं, शायद उसका यही नतीजा है कि इस इंटरव्यू में इनकी आंखें उस चीज़ को याद करके नम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो है, बचपन की बहुत सारी यादें ऐसी होती हैं जो हम कठिन दौर से गुजरे होते हैं, तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। तो अनिल जी, आगे आगे मैं जानना चाहूँगा। ऐसे कई कई घटनाएं इस प्रकार की वहाँ पर कि इतनी उम्र में जाना, गरीबी जो आपने बताया ना, हमारे यहाँ जो गरीबी थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने उस गरीबी में जीना सीखा, और आज भी जब बाहर आते तो हमारे जो लोग पूछते हैं कहाँ से हैं, उत्तराखंड से हैं। हाँ, बड़े ईमानदार लोग हैं यार। तो हम लोगों ने, जो हमारी जो पीढ़ी है अब तक आए, हमारे, मैं चाहता हूँ हमारे बाद वाली पीढ़ी को वो छाप जिंदा रखे कि जो एक टैग लगा एक उत्तराखंड का है ना, ईमानदार जरूर है। ईमानदारी का टैग जिंदा रखे, आपका ऐसा अपील है लोग। तो तो ये जो सफ़र रहा है आपका नेवी का सिपाही हम्म, बनने का, नेवी के सिपाही तो आप नहीं बने, लेकिन कलम के सिपाही आप बन गए। तो इससे आगे हम कोशिश। जानना चाहेंगे कि जब कैमरामैन का आपने काम किया, एक बड़े चैनल से आप जुड़े रहे, उसमें बड़े पदों पे भी आपने किया, तो फिर वहाँ से छूटकर दूसरे फील्ड में आना, फिर पत्रकारिता के फील्ड में आने का सफ़र कैसा रहा? देखिए, जो लोग हमारे न्यूज़ से कनेक्टेड होंगे, न्यूज़ चैनल से कनेक्ट होंगे, जो न्यू देखते हैं वो तो उनको पता नहीं होता, लेकिन जो काम कर रहे होंगे तो वो मेरी इस सच्चाई को समझेंगे कि एक समय कैमरामैन का एक वजूद हुआ करता था हमारी लाइन में, ठीक है। अब मोबाइल का ज़माना आ गया, तो मुझे उस समय लग गया था कि अब ये कैमरामैन की जो न्यूज़ में जो दुनिया है वो ख़त्म होने जैसी है। एकदम फील हुआ था मुझे उस समय। तो मैंने सोचा कि यार कुछ और काम किया जाए। धीरे तो फिर मैं जब शहर अपना मीरा भाईंदर शहर में आया, तो यहाँ पत्रकारों से पहचान तो थी, तो जब उनके साथ जाता था ना, तो मुझे लगता था कि पत्रकार का ना ग्राफ जो है वो मजबूती नहीं दिखती उसमें। मतलब एक पत्रकार है बस उतना ही है। एक पत्रकार जैसा हम अक्सर, आप मुंबई में तो अक्सर आप आजकल जाते हैं तो आप वहाँ एक माहौल और यहाँ का माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आता होगा। तो मैंने आपका समय, ये पेपर को मैंने एक पहले तो रजिस्ट्रेशन किया, कैसा होता है सब कुछ, और उसके बाद मैंने पेपर निकाला। तो पेपर मैंने निकाला तो मैंने सबसे पहले उसकी भाषा, हमारे यहाँ से जो पेपरों में जो भाषा होती थी बहुत कॉमन होती थी, किसी को भी कुछ लिख लो, जो तुम्हारे मन में है वो लिख लो, ऐसा था। मतलब बोला नहीं, ऐसा नहीं, इसका ना वजन होना चाहिए। तो मैंने हमारे जो यहाँ पे शहर में बड़े पत्रकार बड़े पेपरों के लिए लिखते थे, कोई सामना में जैसे विनोद मिश्रा जी हैं, नवभारत टाइम्स वाले हैं, नवभारत वाले, कि मैं मैटर लेके आता था, अच्छे मैटर, और वो उनको भी मिल जाते थे और मेरी स्टोरी भी बन जाती थी। तो मैंने सबसे पहले पेपर इस तरह से डिज़ाइन करना चालू किया। आज भी पेपर मेरा, मुझे लगता है कि बाकी लोगों से भाषा में और जो न्यूज़ का जो कंटेंट है उसमें काफ़ी अलग है। डिजिटल मीडिया का शुरुआत आपने क्या सोचकर किया और किस तरह किया? अब मेरा आपका समय जो पेपर था वो अच्छा चल रहा था, तो उस समय फिर कुछ यूट्यूब चैनल हमारे शहर में आने लगे। तो मेरे एक साथी गजेंद्र वैष्णव करके मेरे दोस्त हैं, जो मेरे लिए इसमें बहुत सपोर्ट और बहुत मदद करते हैं। तो उन्होंने बोला, यार नौटियाल भाई, तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी है, तुम दिखने में भी अच्छे हो, तुम बोलते भी अच्छे हो, अरे यार करो यार, एडिट मैं करूँगा, तुम इसे मत बीच में घुसो, तुम सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोलो। तो उनका जो एडिटिंग था वो मेरी सारी कमियां को छुपा देते थे, और वो एक ऐसा ग्रैंड आ जाता था सामने कि मैं सोचता था ये मैंने क्या है, मैं ही हूँ क्या। कई बार हुआ ऐसा। तो यूट्यूब चैनल शुरू हो गया। मैं कोशिश करूँगा, ऐसा काम करूँगा कि जो मेरी स्टोरी को बड़ी मीडिया ले। तो मैं ऐसी स्टोरी ढूंढने लगा, तो फिर वो सफ़र चलता गया अब तक। तो बोला जाए तो खोजी पत्रकारिता के हाँ, तकरीबन। जनरल स्टोरियों के पीछे नहीं भागना, रोजमर्रा की जो चीजें होती है उसमें नहीं भागना, कुछ अलग तरह का करना, कुछ अलग तरह हाँ, का मतलब मैंने न्याय आज तक देना। प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किया होगा, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे महानगर पालिका की हो, चाहे कि वो बहुत कम किया होगा, ना के बराबर किया होगा। और गया होगा तो अपने सवाल पूछे होंगे, तो स्टोरी बनाई होगी, उनके हिसाब से बहुत कम। ये तो रहा सफ़र। आप बोलते बहुत अच्छा है, आपके शब्द जो है, जब जनरल बातचीत होती है वहाँ पे जो होता है उस तरह का आप नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू होता है मैं देखता हूँ आपकी आवाज़ एकदम अलग सी हो जाती है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि लोग जो आप बोलते हैं उसको लोग पसंद भी करते हैं, उसकी लोग सराहना भी करते हैं। तो ये बोलने की टेक्निक किस तरह से पैदा हुई? वो एक तो ऐसा है कि वो, जैसे मैंने कहा कि दिल की आवाज़ है। मतलब मुझे अगर किसी को न्याय दिलाना है, मैं, बड़ी बात है, मैं राइटिंग भी नहीं करता। मतलब मैं सामने आता हूँ तो मैं बोल देता हूँ। पहले मैं लिखता था थोड़ा बहुत, अब लिखना भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब लिखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ भूल जाता हूँ। तो मुझे लगा कुछ अलग बोलना चाहिए, क्योंकि इनको जो अपने बाकी के लोग हैं कंपटीशन में, तो मैंने सोचा उनसे अलग तो होना चाहिए।
अब एक तो गजेंद्र वैष्णव जी अपने दोस्त हैं, उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, जैसे आपने कहा। तो मैंने कहा इसमें ना उसको डिज़ाइन किया जाए आवाज़ को। तो थोड़ा-सा जब मैं आता हूँ सामने, मिर्च मसाला लगाया हाँ, जाए। थोड़ा-सा तरीके से बोलता हूँ कि देखो इस तरह से हुई, और इमोशनल रहती थी, इमोशनल कोशिश करता हूँ इमोशनल बात बात रखने की। क्योंकि जो अलग तरह की स्टोरियाँ निकालने का आपके मन में एक जिज्ञासा है, वो किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से आपने उस पर काम किया हुआ है? तो मैं ढूँढता ऐसी चीज़ों को, जहाँ रमेश शर्मा इधर जा रहे हैं तो मैं उधर की स्टोरी करूँगा, या कोई अपने और मित्र हैं, जैसे कई पत्रकार लोग हैं वो उधर कर रहे हैं, तो उनका मैं देखता हूँ इनका इस समय माहौल क्या है। अच्छा, इस समय सब मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल है, चलो ठीक है, मैं तब तक कुछ नया निकाल देता हूँ। जैसे मैंने एक बार गया झामझाड़पाड़ा, मतलब गोराई में है, वहाँ तो कोई जाने वाला ही नहीं है, तो मैं उस गाँव में गया, उस गाँव में 2-3 दिन रुका, वहाँ पे देखा क्या है माहौल, तो वहाँ की एक स्टोरी मैंने निकाली। और पहली स्टोरी हमारे शहर मीरा भाईंदर के पत्रकार समझ के, मैं जो बोल रहा हूँ शायद आप तो हम साथ हैं यहाँ पे, वो शायद पहली स्टोरी है हमारे शहर के पत्रकार की, कि जो विधानसभा में मामला उठा, जो बड़ा मामला उठ गया, सारे बड़े बड़े चैनल वहाँ पर गए, शायद आप भी गए होंगे। उस गांव में ना लाइट नहीं थी, 70 साल के बाद लाइट नहीं थी, वहाँ पानी के लिए 3-4 किलोमीटर लोग दूर जाते थे, वहाँ पर अस्पताल नहीं था, वहाँ पे स्कूल तो एकदम नहीं था, वहाँ पर एकदम ठेठ गाँव थी। तो समझ जाओ कि मैं अपने गाँव चला गया था, ये मेरे गाँव की वही हाल हाँ, था। मैं ये मेरे दिमाग में ये सारा प्रश्न आ रहा था कि वहाँ पहुँचने के बाद जो बचपन में आपने देखा था, जी, जो एकदम। संघर्ष आपने किया था, वो कहीं न कहीं आपके अंदर ज़िंदा हो जाती हाँ, है वहाँ देख और रहा मैं आप 5 साल का बच्चा 10 लीटर का गैलन डाल के पानी लेके आ रहा है। वही मैं आगे, मैं भी तो भाई 6-7 साल का, तो मैंने तो घोड़े खच्चर चलाए ना, हाँ, तो वो मुझे एकदम सामने लगा, ये मेरा लाइफ़ है ये। हुँ, तो उसे न्याय मिलना चाहिए, किसी हाँ, तरह से मिले, हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या कर सकता हूँ मैं? तो दिल से उसके लिए हाँ, आपने काम किया। वहाँ मैंने आज 4 बोरिंग 3 बोरिंग गाँव में खुदवा दिए, अपने जेब के 5 पैसा नहीं गया, लेकिन मुझे पता था कि किसको बोलना है। वहाँ लाइट अदानी जैसे कंपनी ने हमारी न्यूज़ को देख के, यार वहाँ पे जो प्रेशर पॉलिटिकल पड़ा है, आज लाइट घर-घर तक पहुँच गई है। गैस सिलेंडर तो किसी ने देखा नहीं था, लकड़ी में खाना, मैंने खुद वहाँ पे लकड़ी में खाना खाया उनका। आज हर घर में लकड़ी गायब हो गया, सिलेंडर आ गए हैं। और स्कूल वहाँ पे मैंने 6 महीने, मैंने और मेरे एक फारूकी भाई हैं, एनसीपी के यहाँ पे नेता हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। जबकि उनका कोई वहाँ, वो तो हमारे मीरा भाईंदर से हट के हैं। तो उन्होंने वहाँ पे 6 महीने स्कूल चला दिया, और वहीं के बच्चे लोग जो पढ़े लिखे लड़कियां थी, उन्हीं को टीचर रखा। तो उन्होंने, मतलब मेरे साथी लोग, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथी लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है मेरे साथ में कोई भी काम करने के लिए। और तो और मैं जानना चाहूँगा कि और जो राजकारणी जो राजनीतिक दल के लोग हैं, इनके भी इंटरव्यू आपने किए हैं, यहाँ का जो राजकारण है ऐसे में आपने काम किया, तो उसमें से कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, राजनीति का मुझे सच में बताऊँ, मुझे कुछ पता नहीं होता था। वहाँ भी मैं अपने ना रियल स्टोरी बीच में घुसा देता था। जैसे कि अभी एक इतना बड़ा चुनाव जो कि नरेंद्र मेहता जी ने चुनाव, अपना विधायकी में चुनाव हारे थे। जैसे वो मेहता जी ने बोर्ड लगाए थे कि हमारे शहर में सीमेंटेड रोड हैं, तो मैंने कहा यार रोड तो हैं, लेकिन वो सीमेंट रोड देखना चाहिए कि कैसी है। तो बैनर भी लगे थे वो चुनाव के दौरान, तो मैं ना वो रोड ढूंढने गया। वीडियो में दिखाया था कि इस रोड का ओपनिंग, मतलब नारियल भी नहीं फूटा, रोड पहले फट गई। तो उन्होंने बैनर तक निकाल दिया था उस समय। आप अलग-अलग खबरें निकालते रहते हैं, अलग-अलग की चीज़ें निकालते रहते हैं। आपका बड़ा फेमस रहा है, टिम्बा हॉस्पिटल फेमस रहा है, आप शमशान भूमि काफ़ी फेमस रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई? पोस्टमार्टम सेंटर है, जो मरने के बाद लोगों का पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट देते हैं। तो मेरे घर नज़दीक है। मैं जब भी इधर आता था, लोग बहुत परेशान यहाँ पे रहते थे। तो 1-2 बार मैं ऐसे ही वहाँ पर गया, कि मैंने कहा यार यहाँ पर लोग क्यों भीड़ भड़ाका करके बैठे हैं? तो बोला अरे वो सुबह बॉडी आ गई 9 बजे, अब देखिए दोपहर में 3 बज गया, अब तक पोस्टमार्टम नहीं कर रहा है। तो मैं फिर वहाँ जाता था, तो 1-2 बार गया, 1-2 बार गया, तो लोगों को लगा कि ऐसा ही है। फिर वहाँ से न्यूज़ करना चालू किया पोस्टमार्टम सेंटर के यहाँ से। फिर वो डॉक्टर लोग, जैसे अब तो ये हो गया कि मेरी गाड़ी वहाँ पे आती है, तो डॉक्टर पहले पूछता हूँ क्यों आया? वो कोई बॉडी वॉडी तो नहीं है अंदर? तो फिर शमशान वाला मामला ये था कि जब गया तो बरसात हो रही थी और शमशान टूटा हुआ था, लकड़ी भीग रही थी। तो मैं बोला अभी यार बॉडी तो आ रही है, तुम कैसे जलाएंगे? अब बॉडी जलाने के लिए बहुत समस्या भी हुई हमको वहाँ पे, कि लकड़ी गीली है और ये सब चीज़ चल रहा है। तो मैं अब उनके नज़दीक जाने लगा। तो वहाँ पे मैंने महानगर पालिका के अधिकारी को फ़ोन किया। मैंने कहा आपने यहाँ पे शमशान जो तोड़ा है नया बनाने के लिए, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अब भी बरसात का मौसम है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे कम से कम प्लास्टिक का तो टेंट लगाना चाहिए था। जब बच्चे लोग जहाँ पे दफनाते हैं, वहाँ पे मिट्टी नहीं है, वो कुत्ते लोग उनको खरोद रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर गया पालिका, फिर अभी वहाँ पे वहाँ वहाँ तो पूरा शमशान ही नया बनाया था। ऐसे में 5-6 शमशान जो है इस तरह शिकायत करते करते वो नए बन गए। तो ऐसा ही शौक, सिर्फ शौक के लिए। ये शौक में आपके ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ है, उसके बारे हाँ, में थोड़ा सा जाने।
हाँ, एक था एक कब्रिस्तान का मामला था, तो उसमें लोगों का फ़ोन आया था कि यहाँ पर अभी कोरोना काल के दौरान लोग बहुत मर रहे हैं और यहाँ जगह नहीं है, क्या करना चाहिए? आप हमारी खबर लगा दीजिए। तो मैं गया, मैंने देखा वहाँ पे, मुझे लगा गलत है, मैं एक न्यूज़ लगा दिया, तो कुछ लोगों ने मामला दर्ज भी किया, लेकिन कहीं न कहीं उनको खुद मेरे को बोलते हैं कि यार न्यूज़ अच्छी थी लेकिन आज तो मैं आरोपी तो हूँ। ऐसा ठीक है। आ- आप उन्हें आप आरोपी है, ठीक है, लेकिन आपने अपने लिए काम नहीं किया है, लोगों के लिए काम किया है। और एक पत्रकार, उससे अच्छा समाज सेवा कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उस पत्रकार को प्रॉब्लम भी पता है, उसको ये भी पता है कि सॉल्यूशन किधर है, और वो उसकी बात सुननी भी जाती है कि नहीं यार ये बंदा न्यूज़ कर रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व होनी ज़रूरी है। तो एक पत्रकार से अच्छा कोई नगर सेवक भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ। और ऐसे मैंने जो काम किया, तो मुझे लगता है कई नगर सेवक भी अगर करते तो अब तक बैनर लगा दिए होते। अभी कोरोना काल के दौरान मैं आपको बताऊं, मैंने तकरीबन 18 बॉडियों को दाह संस्कार किया। वहीं पे कोई नेता करता, कोई और करता, तो अपना बैनर लगाता, मुझे ये भी नहीं पता कि इसके घर वाले कौन है। लेकिन मुझे लगा उस समय की बॉडियां बढ़ रही थी शुरुआती दौर में, कोई यहाँ पे बॉडी को हाथ लगाने के तो क्या, कोई रिश्तेदार तो नज़दीक भी नहीं आते थे, जो खुद के होते थे वो बेचारे क्वारंटाइन होते थे, तो कौन पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के बाद कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी खबर है जो आपने दिल से चलाया हो और वो आज भी आप उसके लिए आपको याद है और आप एकदम मन से उसके बारे में सोचते हैं? स्टोरी तो रमेश से वैसे मैंने बहुत सारी की है, लेकिन जो आपने बोला एक, तो एक ये है कि कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है अभी तो 4-5 महीना हो गए उसको, यहाँ पर एक बस में एक बच्ची का रेप हुआ था हमारे शहर में। दिमाग में एक चीज़ आया कि यार एक 4 साल की बच्ची का रेप होता है, उसको वो मारने की कोशिश करता है, उसको एक गोनी में, बोरी में बंद करके और कहीं सड़क किनारे फेंक देता है। उसके बाद भी वो बच्ची बचती है, तो वो बच्ची कैसी होगी? बस इतना ही दिमाग में आया था। और वो मेरे नज़दीकी, जहाँ मैं रहता हूँ मेरे नज़दीकी थी। तो मैं सुबह सुबह, हमारा एक दोस्त है, मैंने कहा यार उस बच्ची को ढूंढना है, कहाँ मिलेगी? तो सुबह 11 बजे से ढूंढना चालू किया, मुझे लगा 2-2:30 बजे वो बच्ची अपने को, उसका घर मिल गया। पंखा बंद है क्योंकि लाइट कट गई थी, 6-6,500 कुछ लाइट का बिल हो गया था अंधेरे में वो। तो देख के फिर मैंने उसके लिए जो काम किया, और तो मैंने एक अपने दोस्त को फ़ोन किया, राजेश जाट जी को। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए? वो आदमी आए, एक, मुझे लगता है कि पहले ही आवाज़ में उन्होंने उनका लाइट वाइट का पूरा काम करके, और मुझे लगा अब मैंने एक दर्दनाक न्यूज़ थी, उसको मैंने जिस तरह से प्रेजेंट किया और जो उसको मदद मिली, आज मुझे लगता है कि पूरा घर ठीक है उनका। ये मेरी बहुत यादगार न्यूज़ थी। ये हैं अनिल नौटियाल जी, जिनका मैंने एक विशेष साक्षात्कार किया। इनका आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर इन्होंने जो सफ़र इनका था, एक उत्तराखंड के देवभूमि से इनका सफ़र शुरू हुआ, मुंबई मायानगरी तक पहुंचा, देश की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी तक ये पहुंचे, फिर मीरा भाईंदर में ये पत्रकारिता कर रहे हैं, इससे लोगों की सेवा कर रहे हैं। और मैं सभी की तरफ से, अपने देखने वाले दर्शकों की तरफ से, अपने देखने वाले दोस्तों की तरफ से, अपने तरफ से अनिल लौटियाल को फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ।